एचएससी का बोर्ड लेवल का सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। सो स्लोली वी विल गो। अभी आपको मैं पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ एचएससी का। तो ये जो है पहला बुक है हमारा टेक्स्ट बुक। ये इसके पीडीएफ आपको अगर आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा या फिर आप डाउनलोड करो ई बुक लाइब्रेरी से, बाल भारती की ई बुक लाइब्रेरी से डाउनलोड कर लेना। तो इसमें जो या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक हार्ड कॉपी होना ही चाहिए। अगर फिलहाल हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा है तो पीडीएफ से काम चला लो, लेकिन हार्ड कॉपी कंपलसरी है। मैथमेटिकल लॉजिक फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका एचएससी बोर्ड में मार्क वाइज विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन वो सब डिटेल में मैं एग्जाम के पहले पहले बताऊंगा। अभी लॉजिक चैप्टर जो है जनरली 6 मार्क के लिए रहता है कंपलसरी, 6 मार्क, और ऑप्शन के साथ 8 मार्क के लिए आता है एचएससी एग्जाम में। तो वो वाला पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। और उसके बाद जो पार्ट 2 है एचएससी बोर्ड का, तो पार्ट 2 के मैथ्स के बुक में आपको जो चैप्टर्स है वो ऐसे है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है। बाद में इंटीग्रेशन के ये 3 चैप्टर, और दोनों को कंबाइन करके डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर बनता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को कंबाइन करके। और ये 2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के हैं, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये एक एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वेटेज का है। लाइक डिफरेंशिएशन 10 मार्क, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन 12 मार्क्स। तो ऐसे एचएससी बोर्ड का विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन वेटेज के साथ मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा। अभी फिलहाल हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके। तो ये है हमारा पहला चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का। आप नोटबुक सेपरेट बनाओ मैथ्स के लिए। और स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 नोटबुक बनाओ। एक नोटबुक में एचएससी बोर्ड का लिखो, और एक नोटबुक में महाराष्ट्र सीटी या जेडब्ल्यू लेवल का लिखना जरूरी है। ओके। तो अभी फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर, दिस वी आर करंटली डिस्कसिंग ओनली महाराष्ट्र बोर्ड लेवल फर्स्ट, एंड देन वी विल कवर इट इनटू अप टू महाराष्ट्र सीईटी लेवल। और ये जो टॉपिक है बिल्कुल आसान है। इसको जेडब्ल्यू लेवल सेपरेटली डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी टाइप के सारे क्वेश्चन जेडब्ल्यू में भी पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि जेडब्ल्यू लेवल उसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं ये जो लॉजिकल रीजनिंग का पीडीएफ है वो पीडीएफ बना के भेज दूंगा। जो हमारा बुकलेट है अ, हमारे मैथ्स एकेडमी का, तो उस बुकलेट से आपको सॉल्व करना है लॉजिकल रीजनिंग जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू लेवल पूछे जाते हैं। ओके। तो मैं ये टॉपिक को तीनों लेवल एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में कोई कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। जो सीईटी में है वही जेडब्ल्यू में है सिलेबस, और जो बोर्ड में है वही सीईटी में आने वाला है। तो सिलेबस कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो हमारे बोर्ड में दिया है वही सीईटी और जेडब्ल्यू में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल समझने में आसान है। सो ऑल ऑफ यू कैन गिव हेडिंग टॉपिक नंबर 1, मैथमेटिकल लॉजिक। ये हेडिंग दे दो। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे कि टोटल 6 to 7 एक्सरसाइजेस है। आई विल जस्ट शो यू द सॉल्यूशन डायरेक्टली। देखो, आखिरी में बुक के एंड में आपको सॉल्यूशन भी दिया है हर एक एक्सरसाइज का। ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी हियर दैट देयर आर वन एक्सरसाइज 1.5। तो 5 एक्सरसाइजेस है टोटल इस पर्टिकुलर चैप्टर के। और फिर एक आखिरी मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो कि पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन का कंबाइन एक्सरसाइज है। तो ये सब कुछ हमें नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करना है 1 by 1, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज।
क्योंकि ये HSC बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला कि मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का वेटेज जो है कंपलसरी वेटेज 6 मार्क्स का है। आप ये बुक में लिख लो एंड विथ ऑप्शन 8 मार्क के लिए आता है, ब्रैकेट में लिखो 8 मार्क्स। अभी ये 7 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट। सो उसको हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। एवरीवन शुड लिसन वेरी अटेंटिवली। स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंटची व्याख्या काय आहे? सी, a statement is an assertive ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। an assertive declarative sentence whose truth value is either true or false। यहाँ पे और को अंडरलाइन करो, either true or false but not both simultaneously, is called as a statement। ठीक है, सब लोग ये डेफिनेशन मेरे साथ लिखने हैं। ये डायरेक्ट HSC बोर्ड के एग्जाम में जो पोर्शन है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए टेंशन ही नहीं है। जो बोर्ड एग्जाम में सिलेबस सेम ही है, बोर्ड एग्जाम का, CT का और JEE का। ओके, what do we mean by statement? Statement is an assertive or declarative sentence whose truth value is either true or false। और को अंडरलाइन करो, but not both simultaneously। not both को अंडरलाइन करो। तो इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो आपको सेंटेंस के टाइप पता होने चाहिए। ग्रामर में आपको इंग्लिश के टीचर में पढ़ाए होंगे टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस। मराठीत त्याला आपण म्हणतो वाक्याचे प्रकार। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पहला जो टाइप है वो आपको पढ़ाया जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या फिर उसको आप बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, याला आपण मराठीत म्हणतो विधानार्थी वाक्य। ठीक है, विधानार्थी वाक्य, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम वेंट टू स्कूल, ओके, लाइक दैट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये रहता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं बीच में? क्योंकि ग्रामर का ही ये पहला इनिशियल पार्ट ग्रामर ही है। क्योंकि स्टेटमेंट में आपको पहले ऑप्शन में समझो सेंटेंसेस दिए रहते हैं, तो कुछ सेंटेंसेस जैसे यहाँ पे देखो, कुछ सेंटेंसेस जो है वो ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस है। ओके, बाद में क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, बाद में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, तो ये ऑर्डर वाले सेंटेंसेस है, ओपन द विंडो, सिट डाउन। तो ये सब आपको टॉपिक टाइप्स पता रहने चाहिए सेंटेंस के। तो पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, विधानार्थी वाक्य। दूसरा टाइप है जिसको आप बोलते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस। याला आपण मराठीत म्हणतो प्रश्नार्थी वाक्य। तो प्रश्नार्थी वाक्य म्हणजे याचे दोन टाइप असतात, एक WH क्वेश्चन, तो व्हाट, हाउ, व्हेन, इससे जो स्टार्ट होते हैं वो सारे WH क्वेश्चन, एंड वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन मतलब जो एम, इज, आर, वाज, वेयर, इससे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बाद में सेंटेंस का जो तीसरा टाइप है त्याला आपण मराठीत म्हणतो आज्ञार्थी वाक्य।
What do we call in English? Somebody remembers? अरे ग्रामर पढ़े नहीं क्या आप लोग? So they are called as, actually in general, उनको हमारे बुक में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन ऐसा सब कुछ बोला गया है, ठीक है। लेकिन वो जो सेंटेंसेस है जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये सब एक साथ आता है, और ऑल ऑफ देम स्टार्ट, द सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है वो वर्ब वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से स्टार्ट होता है। और इन सारे सेंटेंसेस को हम, एक मिनट, तो इन सारे सेंटेन्सेस को हम बोलते हैं, आज्ञार्थी वाक्याला आपण इंग्लिश मध्ये म्हणतो इम्पेरेटिव सेंटेन्स। इम्पेरेटिव सेंटेन्स में रहता है कमांड, म्हणजे त्याला आपण आज्ञा म्हणतो, ऑर्डर और रिक्वेस्ट और सजेशन, ये सब कुछ दिया रहता है। एंड द फोर्थ टाइप इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सेस, यांना आपण मराठीत म्हणतो उद्गारवाचक वाक्य। ओके, जैसे इनके आखिरी में ये एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क रहता है, तो इन दोनों को पहचानने का बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है, आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क अगर है तो सीधा सीधा वो पहचान में आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का शुरुआत वर्ब या फिर कभी कभी, जैसे यहाँ पे देखा देता हूँ मैं, ओपन द विंडो वर्ब है, ये ओपन सीट वर्ब है, इससे स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो बिगिनिंग है वर्ब या फिर प्लीज ऐसे इससे स्टार्ट होते हैं वो, या फिर लेट अस गो फॉर टी, लेट से स्टार्ट होते हैं, प्लीज से स्टार्ट होते हैं, या फिर वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये सारे जो सेंटेंसेस है, ये इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम, आज्ञार्थी वाक्य। तो अभी स्टेटमेंट कैसा टाइप का रहता है, वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और असर्टिव सेंटेंस में भी उसका ट्रूथ वैल्यू, मतलब वो या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, बीच में और लिया है, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। नाउ लेट मी गिव एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये चारों टाइप में से हमारा असर्टिव सेंटेंस जो है वही स्टेटमेंट रह सकता है, बाकी के तीन टाइप के सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। और उसमें भी असर्टिव सेंटेंस में भी जो सेंटेंस है वो या तो ट्रू रहना चाहिए या तो फॉल्स, दोनों ट्रू फॉल्स नहीं आना चाहिए, तभी हम उसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। लेट मी गिव एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट, एग्जांपल नंबर 1, सन राइजेस इन द ईस्ट, मराठीत त्याला आपण म्हणतो सूर्य पूर्वेला उगवतो। तर सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव है कि नहीं देखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये बाकी का ऑब्जेक्ट है। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है, विधानार्थी वाक्य ज्याला आपण म्हणतो। एंड ये हमेशा ट्रू रहता है, क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट वो हमेशा ट्रू है, सच है ये। सो वी से दैट इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। लेकिन क्यों स्टेटमेंट है, इसका रीजन अगर लिखना है, बिकॉज बिकॉज इट इज असर्टिव सेंटेंस, ये एक, पहले तो असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, स्टेटमेंट अगर वो हमें चाहिए तो, बिकॉज इट इज असर्टिव सेंटेंस and it is a statement because it is assertive sentence and its truth value is true, वो ट्रू है। मैंने क्या बोला कि असर्टिव सेंटेंस तो होना ही चाहिए, साथ साथ उसका ट्रूथ वैल्यू जो है या तो ट्रू या तो फॉल्स आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट है।
ओके तो ये हुआ पहला एग्जांपल। अभी एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। समझो यहाँ पे लिया मैंने 3x अपॉन 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन ले लेता हूँ, एकदम सिंपल। समझो मैंने इक्वेशन लिया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 2/3, ये आपको पता है। 2 को राइट में शिफ्ट करो और 3 को डिवाइड करो। तो x का ये एक ऐसा ही वैल्यू है 2/3 जिसके लिए ये ट्रू आएगा, लेकिन बाकी के x के वैल्यू के लिए वो फॉल्स आएगा। मतलब हम यहाँ बोलेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज it can be both true and false simultaneously। क्योंकि x के 2/3 वैल्यू के लिए वो ट्रू आएगा और बाकी के वैल्यू के लिए वो फॉल्स आएगा। तो इसीलिए वो बोथ ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली आता है। ओके वो ट्रू भी आता है, फॉल्स भी आता है, ये वाला जो इक्वेशन है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल दिया मैंने। बाद में मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट है क्या? अगर हमें पूछा गया तो हमारा डेफिनेशन क्या था स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट इज एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस whose truth value is either true or false but not both simultaneously। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ स्टूडेंट को मैथमेटिक्स बिल्कुल बोरिंग लगता है। तो फिर इसका मतलब ये कुछ स्टूडेंट के लिए ट्रू आएगा, कुछ लोगों के लिए फॉल्स आएगा। तो ये दोनों आ रहे हैं, तो हम फिर से इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अभी बार बार इतना सब कुछ रीजन लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो मैंने लिखा ना, बिकॉज इट कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली, सीधा सीधा इसको हम बोलते हैं बिकॉज कॉमा करके इट इज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब वो ट्रू और फॉल्स दोनों रहता है साइमल्टेनियसली। तो मैं यहाँ पे भी रीजन लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा कि इट इज एन ओपन सेंटेंस। वो सारे डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं, कॉमा करके इट इज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जो कि दोनों ट्रू रहता है साथ साथ, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स दोनों रहता है। वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये कुछ लोगों के लिए ट्रू आएगा और कुछ लोगों के लिए फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो अगर ओपन सेंटेंस है तो वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा। अगर असर्टिव सेंटेंस है और उसमें वो या तो ट्रू या तो फॉल्स है, तभी वो स्टेटमेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया क्या स्टेटमेंट का डेफिनेशन? यस सर। यस। जो विष्णु, आपको समझ में आया? ओके अभी देखो, statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously। Statements are denoted by the small letters p, q, r, etc। तो यहाँ पे नीचे हम वो एक लाइन लिख लेंगे, statements are denoted by, आपने डेफिनेशन लिखा होगा उसके नीचे ये लिखो, statements are denoted by small letters p, q, r dot 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 etc। स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ये जो चार टाइप हमने बताए सेंटेंसेस के, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आप ऑलरेडी आपको ग्रामर में पढ़ाए गए होंगे। ये चार टाइप सेंटेंसेस के, उसमें आपको पहचानते आना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस कौन सा रहता है। ओके, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। बाद में एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो है ये ट्रू है और वो स्टेटमेंट रहेगा क्योंकि वो असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन दूसरा और तीसरा ओपन सेंटेंस है, मतलब दोनों ट्रू दोनों फॉल्स है साइमल्टेनियसली,
इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं रह सकता। ऑल राइट, तो नीचे एग्जाम्पल्स लिख लो। क्या क्या लिखने को बोला? सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद ये एक लाइन लिखना है, स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर एक्सेट्रा। उसके नीचे लिखने हैं ये एग्जाम्पल्स। अगर मुझे दूसरे टाइप का सेंटेंस दिया है, जैसे ये वाला सेंटेंस दिया है, व्हाट इज योर नेम, तो ये तो हम देख के ही बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। लेकिन इसका रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज, ये हे प्रश्नार्थी वाक्य है ना, सो इन इंग्लिश वी राइट प्रश्नार्थी वाक्याला आपण म्हणतो इंटरोगेटिव्ह स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स, बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो ये रीजन लिखना जरूरी। ठीक है, अभी एक्चुअली पहले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस स्टेटमेंट है कि नहीं चेक करो, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, मीन्स जस्टिफाई योर आंसर। सी, ये वाला पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स इन द लॉजिक एंड राइट डाउन देयर ट्रूथ वैल्यूज। तो ट्रूथ वैल्यू का डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे। ओके, तो ये हुआ स्टेटमेंट का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। स्टेटमेंट है कि नहीं है वो चेक करना आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, शैल वी प्रोसीड, लिख के हो गया क्या? ये लिख के हुआ क्या? हो सर। जिनको भी 12th स्टैंडर्ड सीरियसली करना है, ये सब कुछ नोटबुक में एकदम सीक्वेंस में लिखो। एचएससी बोर्ड में ये सारे नोट्स बहुत काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर बी, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, तो आपको पता है ट्रूथ वैल्यू का मतलब है वो ट्रू है या फॉल्स है वो बताना। ठीक है, सो ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू वी राइट कैपिटल टी, एंड इफ इट इज फॉल्स वी राइट कैपिटल एफ, दैट्स ऑल। तो बस ट्रूथ वैल्यू मतलब ये सीधा सीधा हम लिखेंगे, अगर ट्रू है तो कैपिटल टी लिखो, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कैपिटल एफ लिखो, दैट्स ऑल। उसको हम बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू त्याची सत्यता काय आहे, तो ट्रू आहे का फॉल्स आहे, बरोबर आहे का चुकीचं आहे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, टी और एफ। ठीक है, सो देन सॉल्व एग्जांपल में आपको ऐसा दिया गया कि सेंटेंस दिया है, वो स्टेटमेंट है कि नहीं पहले चेक करो, और फिर अगर है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताओ, ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। सो ये वाला सॉल्व एग्जांपल जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये कंसेप्ट पूरा आपका पक्का हो जाएगा। देखो, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 25। अभी इस पर्टिकुलर केस में हम बोल सकते हैं कि
ये एक सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। एक्चुअली इसको आप इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स 25। सो इट इज एक्चुअली डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेशन है। और ये जो है ये फॉल्स है, क्योंकि 6 4 जा 24 आता है, यहाँ पे उन्होंने 25 दिया है। सो हम बोलेंगे कि इट इज अ स्टेटमेंट and write down its truth value. So write down its truth value. It is false. It is false. Okay. अभी देखो कैसे लिखा हुआ है नीचे आंसर में। It is a statement which is false. Hence its truth value is capital F. ठीक है। अभी x plus 6 is equal to 9, तो आपको पता है कि x का वैल्यू अगर मैंने 3 डाला तो तभी ये ट्रू आएगा, लेकिन बाकी के x के वैल्यू के लिए तो वो फॉल्स आएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये कभी कभी ट्रू आता है, कभी कभी फॉल्स आता है। तो ये कभी खुशी कभी गम वाले हमें नहीं चलते, हमें एक ही चाहिए, या तो ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस। इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं तीसरा डेफिनेशन सी लिख के देता हूँ पहले। ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस which is true and false simultaneously. Simultaneously true और false रह सकता है, ऐसे सेंटेंस को is called as open sentence। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा कि x plus 6 is equal to 9, दिस इज ओपन सेंटेंस। ओके, क्योंकि ये ट्रू रहता है x के 3 वैल्यू के लिए और बाकी के x के वैल्यूज के लिए वो फॉल्स रहता है, तो साइमल्टेनियसली वो ट्रू फॉल्स है। दूसरा हमने देखा था कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके। बाद में ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो हम बोल रहे वो ऑनेस्ट है, लेकिन कुछ लोगों को उसका पता नहीं, दे माइट हैव फेल्ड दैट ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो ये हम हमारा कंक्लूजन और दूसरे लोगों का कंक्लूजन अलग अलग रह सकता है, इसलिए साइमल्टेनियसली ट्रू या फॉल्स आ सकता है। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। तो तीसरा डेफिनेशन ये लिख लो, ओपन सेंटेंस, अ सेंटेंस विच इज ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली is called as open sentence. For example, x plus 6 equal to 9. दूसरा एग्जाम्पल, he is honest. ओके। ये रीजन में लिखना रहता है अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो। जैसे यहाँ पे उन्होंने x plus 6 equal to 9 के केस में लिखा कि इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पे उन्होंने आंसर में लिखा है इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये x plus 6 equal to 9 सेकंड। सो आज के लेक्चर में हमने ये 3 चीजें देखी आज। पहला, स्टेटमेंट का डेफिनेशन, असर्टिव सेंटेंस रहना चाहिए ट्रू या फॉल्स, और स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ट्रूथ वैल्यू उसका या तो ट्रू रहता है या तो फॉल्स रहता है, और ओपन सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू दोनों रहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली। ठीक है। और हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स है कि नहीं चेक करो, अगर है तो उसके ट्रूथ वैल्यूज लिखो, अगर नहीं है तो उसका रीजन लिखो। ठीक है। तो अभी आज का जो है, जो स्टेटमेंट वाला हमने डिस्कशन लिया, इसके ऊपर एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन 1 है, दैट इज टुडेज होमवर्क। ये पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। दिस इज टुडेज होमवर्क। HW मतलब होमवर्क। बस आपको क्या क्या लिखना है, देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट है कि नहीं बताना है। तो 5 + 4 = 13,
वी कैन से इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। जस्टिफाई, क्यों स्टेटमेंट है, क्यों हम बोलेंगे इट इज एन असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस विथ ट्रूथ वैल्यू एज कैपिटल एफ। फॉल्स क्यों है, 5 + 4 9 आता है ना, लेकिन ये 13 दिया है, बस ऐसे लिखना है, इट इज एन असर्टिव सेंटेंस विथ ट्रूथ वैल्यू एज कैपिटल एफ, फॉल्स। बाद में x - 3 = 14, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्यों है, क्योंकि x के कौन से वैल्यू के लिए ट्रू आएगा, 17 के लिए, लेकिन बाकी के वैल्यू के लिए तो फॉल्स आएगा, तो ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है, सो देयरफॉर इट इज ओपन सेंटेंस। तो आपसे यहाँ से याद रखो कि कोई भी इक्वेशन जो है वो हमेशा ओपन सर हम कर लेंगे, आप तो ऐसे आप सॉल्व करो। क्लोज द डोर, इसका रीजन लिखेंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये मैं रीजन 3-4 क्वेश्चन के लिख के दे रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। बिकॉज इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव आज्ञार्थी वाक्य आहे ते, क्लोज द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस। वो असर्टिव रहना चाहिए और ट्रू है फॉल्स रहना चाहिए। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि वो असर्टिव है और ट्रू है। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज असर्टिव एंड ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी, ट्रू है। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, तो प्लीज मतलब रिक्वेस्ट है, ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, तो ये दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इज अ स्टेटमेंट। x² = x, ये अभी 0 और 1 के लिए ट्रू आता है, लेकिन बाद में बाकी के वैल्यूज के लिए फॉल्स आता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो विद रीजन। समझ में आया कैसे लिखना है आंसर, एक एक लाइन में आंसर है, एक एक सर मार्क। आपने ही सभी बता दिए। मैंने कितने बता दिए, चलो आप लिखो ना अच्छे से, ये रब कर देता हूँ मैं, आप खुद लिख लेना आंसर। बहुत सारे हैं बेटा, 15 क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। सो टुडेज होमवर्क इज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। चलो कल डिस्कस करेंगे हम लॉजिकल कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। थैंक यू ऑल, बाय। कंपाउंड स्टेटमेंट हम कल डिस्कस बाय करेंगे। सर। बाय।